सीए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एससी में आज सुनवाई। 237 पिटीशन लगाई गई। 11 मार्च को कानून का नोटिफिकेशन जारी हुआ। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया। विवेक सहाय को कमान 1 से ज्यादा पदों पर थे। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक आज। घोषणा पत्र को देगी मंजूरी। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। ज्ञानवापी के 8 तहखाने मामले में आज एएसआई सर्वे पर सुनवाई की जाएगी। हिंदू पक्ष की पक्षकार राखी सिंह का दावा, बंद तहखानों के अंदर मिलेंगे मंदिर के साक्ष्य। एमएलए इरफान अगजनी केस में आज आ सकता है फैसला। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की हो सकती है सजा। होली से पहले मौसम की लुका छुपी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा तापमान। राज्य में झमाझम बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का। रुख कर लेते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है। मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव कराने की समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की गई है। डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों को हटाने की मांग की गई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यह मांग की है। मैनपुरी के डीएम अविनाश कृष्ण को हटाने की मांग की गई है चुनाव आयोग से। एडीएम रामजी मिश्रा को भी हटाने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। एसडीएम संध्या शर्मा को हटाने की भी मांग। एसपी विनोद कुमार, सीओ करहल संतोष कुमार को हटाने की भी मांग की गई है। इंस्पेक्टर करहल ललित भाटी, एसएसआई अंकित कुमार को भी हटाने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। एसपी विनोद कुमार, सीओ करहल संतोष कुमार को हटाने की मांग सपा ने की है। इंस्पेक्टर करहल ललित भाटी, एसएसआई अंकित कुमार को भी हटाने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से की गई है। सपा ने की है चुनाव आयोग से मांग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों को हटाने की मांग की गई है। अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मौजूदगी में हुई बैठक दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक पर मंथन किया गया है। आपको बता दें कि यूपी की 25 सीटों को लेकर के जो उम्मीदवार बचे थे उनके नामों पर मंथन किया गया है। भाजपा के साथ ही सहयोगों की दी जाने वाली सीटों पर भी मंथन किया गया है। बाराबंकी सीट पर उपेंद्र के स्थान पर अब आएगा उम्मीदवार का नाम। चुनाव में कई मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट। सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरे को देने की चर्चाएं तेज है। यूपी में लोकसभा के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी। 2 सीटें रालोद और 1 सीट सुभाषपा को दी गई है, जबकि 2 सीट अपना दल को दी जानी है। भाजपा के कोटे की 24 सीटों पर अभी उम्मीदवार बाकी है। यूपी में लोकसभा के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। 2 सीटें रालोद और 1 सीट सुभाषपा को दी गई, जबकि 2 सीट अपना दल को दी जानी है। भाजपा के कोटे की 24 सीटों पर अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये बैठक हुई। दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर इस बैठक में मंथन किया गया। भाजपा के साथ ही सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों पर भी इस कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया गया। बाराबंकी सीट पर उपेंद्र के स्थान पर नया उम्मीदवार आएगा।
चुनाव में कई मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट। इस बात को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। सांसदों का टिकट कट सकता है, नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 2 सीटें आरएलडी और 1 सुभाषपा को दी गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश देकर जानकारी दी है। निर्वाचन खर्च का निरीक्षण अनिवार्य होगा। बैठक में कहा गया प्रत्याशियों को बैंक से करने होंगे लेन देन। 10,000 से अधिक के लेन देन करने पर जानकारी देनी होगी। लोकसभा चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख। राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन की सीमा जो है 40 लाख और लोकसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 95 लाख निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रत्याशी अपने निर्वाचन व्यय का समुचित लेखा जोखा देंगे। राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन की जो सीमा रखी गई है वो 40 लाख रुपए बताई गई। लोकसभा चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए रखी गई। राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन खर्च की जो सीमा है वो 40 लाख रुपए रखी गई है। प्रत्येक प्रत्याशी अपने निर्वाचन व्यय का समुचित लेखा जोखा रखेंगे। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप मिश्रा राजधानी लखनऊ से। संदीप, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बैठक की गई है, उसमें जो चुनाव में खर्चा होता है उसका लेखा जोखा रखने की बात कही गई। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है बैठक की गई अधिकारियों के साथ में, उसमें कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ये है कि निर्देश इसमें ये बताए जाते हैं क्योंकि प्रत्याशियों को जो बैंक खाते के जरिए जो पैसा जमा करना होता है वो 10,000 का लेन देन दिखाना अनिवार्य है। यानी कि किसी भी अधिकतम सीमा की अगर बात करें तो लगभग 95 लाख रुपए पूरे चुनाव में उनको खर्च करने होंगे। उसका पूरा लेखा जोखा उनको रखना होगा, उसके सारे बिल उनको अपने पास में रखने होंगे, जिससे कि अगर निर्वाचन आयोग कभी ऐसी चीजों को मांगता है तो वो प्रत्याशी जो है ये जानकारी पूरी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा सके। हालांकि अब हम विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं, उसमें सीमा रेखा जो दी गई है वो लगभग 40 लाख के आसपास दी गई है और लोकसभा चुनाव के लिए जो सीमा दी गई है वो लगभग 95 लाख रुपए निर्धारित की गई है और प्रत्याशी को 10,000 से अधिक की सभी जो स्लिप प्राप्त होंगी उसको भुगतान के माध्यम से उसको जमा करना अनिवार्य होगा और वो अपने पास में लेखा जोखा उसका जो है रखेंगे, जिससे कि निर्वाचन आयोग कभी अगर ऐसी चीजें मांगता है तो वो उपलब्ध करा सके। यानी कि संदीप, एक तरीके से देखें अगर तो जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीते जाते थे, अब उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है। तौर पे ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं तो ऐसे में निर्वाचन आयोग का सख्त जो कहना है कि जिस तरीके से लेखा जोखा होता है, जो एक प्रत्याशी पैसे बांटता है या कपड़े बांटता है या फिर हम कह लें कि बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जो अपने वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी करता है, तो इन पे पूरी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की गई है और इसको लेकर के लगातार निर्देशित किया गया है कि जितना भी आप पैसा खर्च करेंगे उसका लेखा जोखा आपके पास होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही साथ में आपने जो खर्च को लेकर के पैसे जो निर्धारित किए गए हैं उसी अधिकतम सीमा में उसी के आसपास जो है पैसा खर्च करते हुए नजर आइए। उससे अधिक अगर खर्च करते हैं पैसा तो कहीं ना कहीं तो निर्वाचन आयोग इस पे एक्शन ले सकता है। जी, निर्वाचन आयोग की तरफ से बैठक की गई और उसमें फैसला लिया गया है कि अब 40 लाख रुपए से ज्यादा विधानसभा के चुनाव में आप खर्च नहीं कर सकते और लोकसभा चुनाव के लिए जो खर्च की मापक सीमा रखी गई है वो 95 लाख। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा को 95 लाख
रुपए रखा गया है। राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन की सीमा जो है, जो खर्च होगा इस चुनाव में, वो 40 लाख रुपए रखा गया है। राज्य के लिए विधानसभा चुनाव के लिए जो निर्वाचन आयोग की तरफ से बैठक की गई, उसमें जो खर्च की सीमा है वो लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख और विधानसभा के लिए 40 लाख रखी गई। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर गोमती नदी में छात्र का शव मिला है। एमसीए तृतीय वर्ष के छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के छात्र का यह शव है। गोमती नदी में मायू सैनी का शव मिला है। 17 मार्च को पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। 15 को परीक्षा देने के लिए बंसल इंस्टीट्यूट गया हुआ था छात्र। परीक्षा के दौरान बंसल इंस्टीट्यूट में पकड़ा गया था छात्र। साथी अख्तर के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था मायू सैनी। चीटिंग करते पकड़े जाने पर बदल दी गई थी दोनों की कॉपियां। इंस्टीट्यूट की प्रताड़ना से अवसाद के चलते आत्महत्या की है छात्र। पिता मनोज ने कॉलेज प्रशासन पर कार्यवाही की मांग की है। मृतक छात्र साथी अख्तर के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। चीटिंग करते पकड़े जाने पर दोनों छात्रों की कॉपियां बदल दी गई थी। इंस्टीट्यूट की प्रताड़ना से अवसाद के चलते छात्र ने आत्महत्या की। पिता मनोज ने कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ के गोमती नदी में छात्र का शव मिला है। एमसीए तृतीय वर्ष के छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के छात्र का यह शव है। गोमती नदी में मिला था मायू सैनी का शव। 17 मार्च को पिता ने दर्ज कराई थी छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट। 15 को परीक्षा देने के लिए बंसल इंस्टीट्यूट गया हुआ था छात्र। परीक्षा के दौरान बंसल इंस्टीट्यूट में पकड़ा गया था चीटिंग करते हुए छात्र। साथी अख्तर के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था छात्र। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवा शर्मा, राजधानी लखनऊ से। शिवा, एक छात्र का शव गोमती नदी में मिला है और बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद आत्महत्या की है छात्र ने। क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए, कल सुबह गोमती नगर इलाके में बसंबे चौराहे के पास मायू सैनी का शव मिला था। ये शव तकरीबन 2 दिन पहले लखनऊ के अंदर लापता छात्र मायू सैनी का था और ये बताया जा रहा है उनके पिता की तरफ से कि लाल बहादुर शास्त्री में छात्र पढ़ाई करता था और 15 तारीख को ये बंसल इंस्टीट्यूट में परीक्षा देने गया था, जहां पर उसका सेंटर पड़ा था। लेकिन उसी दौरान उसको चीटिंग करते पकड़ा गया था उसके दोस्त अख्तर के साथ में, और इसीलिए उसकी दोनों कॉपियां बदल दी गई थी। वो साथ में था और जो टीचर की जो ये प्रक्रिया थी उस चीज से वो नाराज भी था, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था। उसको लगता था कि उसको एक मौका मिलना चाहिए, उससे महज गलती हुई है और उसी के चलते उसने आत्महत्या की है। तो पिता मनोज की तरफ से पुलिस को शिकायत पत्र दिया गया है कि कॉलेज के जो प्रशासन है, जो टीचर है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि उसके बेटे के साथ एक गलत व्यवहार किया गया है। गुडम्बा इलाके में इसकी गुमशुदगी 2 दिन पहले दर्ज हुई थी। फिलहाल पुलिस ने पूरी प्रक्रिया के तहत बॉडी निकाल करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज उसका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन फिलहाल एक छात्र की मौत हुई है और टीचर के ऊपर एक काफी गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोमती नदी में एक छात्र का शव मिला है। एमसीए तृतीय वर्ष के छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के छात्र का यह शव है। गोमती नदी में मिला है मायू सैनी का शव। छात्र मायू सैनी का शव 17 मार्च को पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। 15 मार्च को परीक्षा देने के लिए बंसल इंस्टीट्यूट गया हुआ था छात्र।
मेनका गांधी व वरुण में से किसी एक को मिल सकता है मौका, इस तरह से खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए इन दोनों में से मेनका गांधी और वरुण गांधी में से किसी एक को मौका मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के मुताबिक बैठकों में दोनों को चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा की गई है। कोर कमेटी में दोनों में से किसी एक को टिकट देने की बात कही गई है। वरुण के बजाय मेनका को सुल्तानपुर से उतारने का विचार किया गया। पीलीभीत से जितिन प्रसाद और बीएल वर्मा के नाम पर चर्चा की गई। कोर कमेटी की बैठक हुई, इनमें इन दोनों के नामों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, इन दोनों के नामों पर सिर्फ एक के नाम पर मुहर लग सकती है। मेनका गांधी को लेकर चर्चा की गई। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मेनका गांधी वरुण गांधी के चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा की गई। कोर कमेटी में दोनों के नामों पर चर्चा की गई है और इन दोनों में से किसी एक को टिकट देने पर बात बनती हुई दिखाई दे रही है। वरुण के बजाय मेनका गांधी को सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में उतारने को लेकर बात सामने आ रही है। वरुण के बजाय मेनका गांधी को सुल्तानपुर से अपना प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। पीलीभीत से जितिन प्रसाद और बीएल वर्मा के नाम पर चर्चा की गई कोर कमेटी की बैठक में। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में एलडीए में लगेगा शिविर दिवस। एलडीए में लगेगा 2 दिवसीय रजिस्ट्री कैंप। 2 दिवसीय कैंप में लोगों को रजिस्ट्री के मिल सकेंगे मौके। पिछली बार हजारों की संख्या में कैंप की तरफ से रजिस्ट्री कराई गई थी। एलडीए में लगेगा 2 दिवसीय रजिस्ट्री कैंप। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलडीए में 2 दिवसीय रजिस्ट्री कैंप लगाया जाएगा। पिछली बार हजारों की संख्या में कैंप की तरफ से रजिस्ट्री कराई गई थी। एलडीए में लग सकता है 2 दिवसीय रजिस्ट्री कैंप और इस रजिस्ट्री कैंप में पिछली बार हजारों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्री करवाया था। 2 दिवसीय रजिस्ट्री कैंप का मौका एक बार फिर से राजधानी वासियों को मिल रहा है। एलडीए की तरफ से ये 2 दिवसीय रजिस्ट्री शिविर लगाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलडीए में लगेगा 2 दिन का शिविर। 2 दिन का एलडीए की तरफ से रजिस्ट्री कैंप लगाया जाएगा। 2 दिवसीय कैंप में लोगों को रजिस्ट्री के मौके मिलेंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमएलए इरफान अगजने केस में आज फैसला आ सकता है। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अगर सजा हुई तो इरफान सोलंकी की विधायकी भी जा सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले पर आज सुनाया जाएगा फैसला। एमएलए इरफान सोलंकी अगजने केस में आज फैसला आ सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाएगा। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अगर सजा हुई तो छीन सकती है विधायकी।
10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक इरफान सोलंकी को सजा हो सकती है। इरफान सोलंकी को सजा हुई तो छिनेगी विधायकी। एमपी एमएलए कोर्ट मामले में आज फैसला सुनाएगा। इरफान सोलंकी आगजनी केस में आज एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक इरफान सोलंकी को सजा हो सकती है। अगर सजा हुई इरफान को तो छिन जाएगी विधायकी। एमपी एमएलए कोर्ट में आज आगजनी मामले में फैसला सुनाया जाएगा। विधायक इरफान सोलंकी को आज इस मामले में सजा हो सकती है। 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक इस मामले में सजा हो सकती है। अगर इरफान सोलंकी को सजा होती है तो विधायकी छिन जाएगी। राजधानी लखनऊ में नगर निगम का हाल बेहाल है। सफाई के सभी दावे फेल। कंपनी कर रही खेल। आपको बता दें कि नए फर्मों को काम मिलने में अस्त व्यस्त व्यवस्था। सफाई काम करेंगे। आपको बता दें कि वही कर्मचारी और कंपनी का नाम होगा नया। नगर निगम में चल रहा है सालों से गेम। हजारों की संख्या में सफाई कर्मी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। काम करेंगे वही कर्मचारी और कंपनी का नाम बदला जाएगा। नए फर्मों को काम मिलने में अस्त व्यस्त है सफाई कर्मी। काम करेंगे वही कर्मचारी लेकिन कंपनी का नाम बदला जाएगा और नई कंपनी के साथ मिलकर कर्मचारी काम करेंगे। नगर निगम में चल रहा है सालों से खेल। हजारों की संख्या में सफाई कर्मी मौके पर नहीं पहुंच रहे। राजधानी लखनऊ में नगर निगम में खेल चल रहा है, जिसको लेकर अब देखा जा रहा है कि नई कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है और टेंडर के नाम पर कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबर का। लखनऊ में टेंडर दिलाने के नाम पर व्यापारी के साथ ठगी की गई है। गैंगस्टर के आरोपित की लाखों की संपत्ति कुर्क के आदेश पर यह ठगी की गई है। आपको बता दें कि रायपुर निवासी आशीष राय की संपत्ति कुर्क के आदेश पर पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने जारी किए हैं आदेश। बैंक पॉलिसी के नाम पर खाते से रकम को किया चिन्हित। 22,08,553 रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। हजरतगंज के थाने में दर्ज है आशीष राय के खिलाफ 2 मुकदमे। गैंगस्टर एक्ट के तहत तीसरा केस दर्ज हुआ। 22,08,553 रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। हजरतगंज के थाने में दर्ज है आशीष राय के खिलाफ 2 केस। गैंगस्टर एक्ट के तहत तीसरा केस भी दर्ज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टेंडर दिलाने के नाम पर व्यापारियों से ठगी की गई। गैंगस्टर के आरोपित की लाखों की संपत्ति कुर्क के आदेश दिए गए। रायपुर निवासी आशीष राय की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने जारी किए हैं आदेश। बैंक पॉलिसी के नाम से खाते में रकम को चिन्हित किया गया। 22,08,553 रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए।
पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने जारी किए हैं आदेश। बैंक पॉलिसी के नाम से खाते में रकम को चिन्हित किया गया। 22,08,553 रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए। हजरतगंज थाने में दर्ज है आशीष राय के खिलाफ 2 मुकदमे। गैंगस्टर एक्ट के तहत तीसरा केस भी दर्ज हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टेंडर दिलाने के नाम पर व्यापारियों से ठगी की गई। गैंगस्टर के आरोपित की लाखों की संपत्ति कुर्क के आदेश दिए गए। रायपुर निवासी आशीष राय की संपत्ति कुर्क के आदेश दिए गए। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने जारी किया आदेश। बरेली से खबर आपको बता दें, जहां पर मौलाना तौकीर को कोर्ट में पेश करने का मामला। 2010 दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर मामले में आज सुनवाई की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा लगातार फरार चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, अजमेर, दिल्ली, हैदराबाद में दबिश। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी न होने के बाद घर पर किया गिरफ्तारी वारंट चस्पा। कोर्ट ने एसएसपी को दिए थे गिरफ्तारी का कोर्ट में पेश करने के आदेश। कोर्ट के आदेश का पालन करने को एडीजी ने एसएसपी को लिखा है पत्र। कोर्ट ने एसएसपी को दिए थे गिरफ्तारी कर पेश करने के आदेश। कोर्ट के आदेश का पालन करने को एडीजी ने एसएसपी को पत्र लिखा। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौलाना तौकीर को कोर्ट में पेश करने का मामला। 2010 दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा मामले में आज सुनवाई। मौलाना तौकीर रजा लगातार फरार चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, अजमेर, दिल्ली, हैदराबाद में दबिश दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी न होने के बाद घर पर चस्पा किया गया वारंट। कोर्ट ने एसपी को दिए थे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश। तो 2010 दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा की आज सुनवाई। मौलाना तौकीर रजा लगातार फरार चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, अजमेर, दिल्ली, हैदराबाद में दबिश दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर। बरेली से जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शानू कुमार। शानू, तौकीर रजा की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है। कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है कि गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। बावजूद इसके तौकीर रजा जो है वो फरार चल रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है? और देखिए सोनम, निश्चित तौर पे आईएमसी जो प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खुद कुछ दिनों पहले जिन्होंने बरेली में भीड़ इकट्ठे की थी और वो खुद कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, तब उनको पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन जब कोर्ट के आदेश हो गए तो कहीं ना कहीं मौलाना अब बरेली से फरार चल रहे हैं और पिछले 1 महीना बीतने जा रहा है मौलाना तौकीर रजा का फरार चल रहे हैं। पहले दिल्ली की लोकेशन मिली तो सीओ के नेतृत्व में दिल्ली टीम पहुंची, लेकिन वहां पर भी मौलाना उनके हाथ नहीं लगे। उसके बाद कोर्ट ने जो है सख्त आदेश देते हुए एसएसपी को कड़े निर्देश दे दिए गए कि आप जो है जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके जेल में कोर्ट में पेश करें और साथ ही तौर पर एनबीडब्ल्यू वारंट इनके घर पर चस्पा करें। फिलहाल जिस तरीके की जो तस्वीरें थी वो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस अब नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। लगातार कल की बात की जाए तो अजमेर समेत दिल्ली में भी दबिश दी गई है और पश्चिम बंगाल में भी दबिश दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में जो है मौलाना तौकीर रजा इस टाइम मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं दबिशें लगातार दी जा रही है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल अभी तक की बात की जाए तो आज जो है कोर्ट में इनको पेश
पेश करना था। एसएसपी खुद इनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करते हैं और 12 बजे करीब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जो कोर्ट के जज हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर इसमें गिरफ्तार करके पेश नहीं किया गया तो बड़ा एक्शन जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर लिया जाएगा। लेकिन सोनम, बड़ी बात है कि मौलाना तौकीर रजा घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जो कि एनबीडब्ल्यू वारंट का नोटिस है। फिलहाल अभी तक मौलाना तौकीर रजा बरेली पुलिस को जो है चकमा देते हुए नजर आ रहे हैं। शानू, जो शख्स अभी कुछ दिन पहले बरेली में दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा था और अब तब वो पुलिस के सामने था, पुलिस उसको सुरक्षित उसके घर ले जाते हैं, अब जब कोर्ट की तरफ से आदेश हो गया उसके बाद पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही, क्या वजह है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक की जो बात सामने आ रही थी तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दखल था, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। अंदर खाने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इनका जुड़ाव माना जा रहा था। लेकिन लगातार जो पीएम मोदी और सीएम धामी के लिए लगातार अपशब्द बोलते रहे, इन्होंने जस्टिस के लिए भी, चीफ जस्टिस के लिए भी अपशब्द बोले, तो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले पर इन पर निगरानी की गई। और जो 2010 का जो दंगा हुआ था बरेली में, उसमें कोर्ट ने इनको मास्टरमाइंड माना और खुद जज ने इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। आप समझ सकते हैं 2010 में जो दंगा हुआ था उस पर कार्रवाई अब हो रही है, चूंकि लगातार जो कोर्ट के सख्त आदेश है कि मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में तलब किया जाए, लेकिन मौलाना तौकीर रजा लगातार चकमा दे रहे हैं। और अभी अंदर खाने की बात की जाए तो इन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कि जो बरेली में जो कोर्ट है, जो जज इनका केस देख रहे हैं, उनसे जो है केस ट्रांसफर करा लिया जाए। तो लगातार मौलाना तौकीर रजा अपने बचने के प्रयास कर रहे हैं और उनके जो कारिंदे हैं वो लगातार इन सब चीजों प्रयास कर रहे हैं कि जो कोर्ट फैसला सुना रही है उस कोर्ट से जो है ये पूरी फाइल को जो है ट्रांसफर करा दिया जाए, किसी और कोर्ट में सुनवाई हो। बिल्कुल, कुल मिलाकर तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और कोर्ट ने भी अब आदेश दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बरेली में तौकीर रजा की गिरफ्तारी के लिए वारंट उनके घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन लगातार उनकी जो है वो खोज कर रही है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद वापस से रुक कर लेते हैं खबरों का। बरेली से खबर आपको बता दें, जहां पर राशन की दुकानों पर कार्ड धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकान पर नहीं चल रहा है राशन वितरण की मशीन, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन की तरफ से कोटेदारों को जो मशीन दी गई है वो कामयाब नहीं है, जिसकी वजह से जो राशन लेने के लिए लोग दुकान पर पहुंच रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 15 तारीख से राशन का वितरण होना था, कार्ड धारक परेशान है, राशन की दुकान का लगा रहे लगातार चक्कर, राशन की दुकान से खाली हाथ लौट रहे हैं कार्ड धारक। कोटेदार को भी हो रही है भारी परेशानी, नेटवर्क की समस्या के चलते राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। नई तकनीकी वाली मशीन का कार्ड धारक कर रहे हैं विरोध। मलुकपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर राशन की दुकान पर राशन वितरण करने में परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से कार्ड धारकों को भी परेशानी हो रही है। मलकपुर इलाके की राशन की दुकान का ये पूरा मामला है, जहां पर राशन वितरण की जो मशीन है वो नहीं चल रही है, जिसकी वजह से कार्ड धारकों को परेशानी हो रही है। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। इस सड़क हादसे का शिकार हुए भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास के पास यह घटना हुई है। बहराइच पहुंचे रेलवे के मुख्य संरक्षण अधिकारी। आपको बता दें कि मुख्य संरक्षण अधिकारी मुकेश मेहरोत्रा ने निरीक्षण किया है।
रेलखंड की संरक्षा विंडो टेलिंग का निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर जानी है कार्य की गुणवत्ता। बहराइच रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्य संरक्षण अधिकारी मुकेश मेहरोत्रा ने निरीक्षण किया है। रेलखंड की संरक्षा विंडो टेलिंग का निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर जानी है कार्य की गुणवत्ता। बहराइच रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बहराइच पहुंचे रेलवे के मुख्य संरक्षण अधिकारी मुकेश मेहरोत्रा ने निरीक्षण किया है। बहराइच में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है और मां बेटे का जो रिश्ता था वो तार तार हुआ है। फिलहाल लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। अभी का देश की बात में और रुक कर लेते हैं खबरों का। बहराइच से आपको बता दें कि मानवता शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आ रही है। मां बेटे का रिश्ता तार तार हुआ है। बेटा बना है मां बहन की जान का दुश्मन। कलयुगी बेटे ने मां बहन को अधमरा किया है। घर के विवाद में बेटे ने पीट पीट कर लहूलुहान किया है बहन और मां को। कलयुगी बेटे ने मुतल्लिब ने मां बहन को जमकर पीटा है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कैसरगंज के गंडारा बगिया गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने मां बहन को जमकर पीटा है। मारपीट के दौरान दोनों महिलाएं जो है वो घायल हुई हैं। इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कैसरगंज के गंडारा बगिया गांव की घटना है ये। बहराइच में मानवता शर्मसार करती हुई एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर मां बेटे का रिश्ता एक बार फिर से तार तार हुआ है। बेटा बना है मां बहन की जान का दुश्मन। कलयुगी बेटे ने मां बहन को जमकर पीटा है। आपको बता दें कि कलयुगी बेटे ने मां बहन को अधमरा किया है। कितने लोगों को मारा है? कितने लोगों को मारा है? दोपहर में तो बिटिया हमारी से खाने का ही रहा तो हम गए रहना गल्ला हमें कोटा परिहान तो कहले कि हम खाने खिया से लौट गई। जैसे द्वारे पहुँची मारे कौन चीज़ से मारे थे? और जब मसाला पीसा जाता है और सिलौटी उठा पटकी से पहले से गेम करना पटकी से तो क्या वही लोहा सिलौटी से मारी। कीका मारी से? हम कई मारी से और मुतल्लिब और बाद में जन जसीम है। बहराइच के थाना खैरीघाट क्षेत्र से विवादित जमीन पर निर्माण के दौरान जमकर बवाल हुआ है। आपको बता दें कि पिता पुत्र गंभीर रूप से इस बवाल में घायल हुए। खैरीघाट के करीम बक्सपुरवा निवासी इसरार मुदन और माशूक का सालों से कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिस पर मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी विपक्षियों द्वारा निर्माण शुरू कर दिया गया। इस बात का विरोध करना विपक्षियों की तरफ से भारी पड़ा है। आपको बता दें कि इस मारपीट में जो पिता पुत्र हैं वो घायल हुए हैं। उनको लाठी डंडों से जमकर पीटा गया, जिसमें बुजुर्ग गंभीर है और उसके साथ 3 लोग और भी गंभीर हालत में हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग मारे हैं। कौन लोग हैं? अजीज रईस। किस चीज से मारा? जमीन में कब्जा करे रहे तो कई मुकदमा चलत रहे और बस मना करी बस में मारे लगे। मुकदमे के दौरान मारपीट हुई है? मुकदमे के दौरान मारपीट हुई है तो आप लोग पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस नहीं आई? गए तहरीर लेके तो यशो साहब भगा दिन कहीं चल उधर बैठ। नहीं सुनवाई हुई? नहीं सुनवाई।
ये रिफर केस आया है यहाँ पे खैरी घाट से और उसका प्राथमिक उपचार किया गया है और प्राथमिक उपचार करके अभी स्थिति उसकी स्टेबल की गई है। उसको लखनऊ के लिए रिफर किया जा रहा है। पुलिस एमएलसी है? जी हाँ, पुलिस मेडिकल लीगल। कैसे चोट कैसी है? चोट गंभीर है। लखनऊ रेफर कर दिया? जी हाँ, उसको लखनऊ के लिए। राजनांदगांव शहर के रेवाड़ी में संचालित शराब की दुकान को चिखली में खोले जाने के लिए निवेदिका जारी की गई है, जिसका कांग्रेस नेताओं ने जमकर विरोध किया है। महापौर के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और चिखली के रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। चिखली में शराब दुकान खोले जाने को लेकर रहवासी काफी आक्रोशित हैं, जिसका विरोध लगातार वहां के रहने वाले लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज महापौर हेमा देशमुख के साथ वार्ड वासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और निवेदिता को निरस्त करने का कलेक्ट्रेट से मांग की है। आने वाले समय में प्रशासन और अगर कठोर कदम नहीं उठाती है तो वार्ड वासियों की तरफ से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। चिखली वार्ड वासी लोग आए थे, महापौर जी मैडम भी साथ में थी। तो उनका ये था कि अगर किसी भी वार्ड का कोई भी शराब की दुकान है अगर हमारे वार्ड में आता है तो उसके विरोध में ये ज्ञापन उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम लोग आपत्ति लगाएं कलेक्टर साहब को कि जो चिखली में खोलने की बात आ रही है उस पर हमें पूरे वार्ड वासियों की आपत्ति है, पूरे कांग्रेस के पार्षद दलों की आपत्ति है। रेवाड़ी में जो शराब दुकान खुला हुआ था उसको स्थानांतरित करने के लिए निविदा जारी हो चुकी है। देखिए, आचार संहिता के समय भी इतनी हड़बड़ी है प्रशासन को, भाजपा सरकार को, कि वो आचार संहिता में निविदा जारी कर दी गई है ताकि अगर धीरे से खोल ले तो किसी को पता भी न चले। भाजपा सरकार बात करती है बड़ी बड़े, हम शराब दुकानें बंद करने की बात करती है और जब समय आ रहा है तो वो खुद ही स्थानांतरित कर जगह जगह शराब की दुकानें खोलने की तैयारी कर। खैरागढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देकर नौनिहालों के भविष्य को लेकर बेहतरीन कार्य कर रही है। आपको बता दें कि नई संस्था प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी में शनिवार को 16 मार्च को ग्रेजुएशन डे बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन खमरिया मार्ग में स्थित अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्राइट स्पार्क एकेडमी में आयोजित ग्रेजुएशन डे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खैरागढ़ जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष और सेवा भावी संस्था एकारा के फाउंडेशन के सचिव मोहम्मद उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी खैरागढ़ की संचालिका और डायरेक्टर हरप्रीत कौर ने की। जी, यहाँ खैरागढ़ संगीत नगरी में सिविल लाइन स्थित खमरिया रोड में प्री प्राइमरी और प्राइमरी तक के लिए एक खूबसूरत शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल लगातार बेहतर आयाम स्थापित कर रहा है, जिसका नाम है ब्राइट स्पार्क एकेडमी। इस स्कूल में मुझे ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम में बीते दिनों 16 मार्च को चीफ गेस्ट रूप में बुलाया गया था एज ए जिला पत्रकार संघ उपाध्यक्ष, और मैं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था खैरागढ़ की एनजीओ है इकरा फाउंडेशन, उसका मैं सचिव हूँ, तो बतौर मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये संस्था जो ब्राइट स्पार्क एकेडमी है, इसकी डायरेक्टर हरप्रीत कौर सोरी जी के मार्गदर्शन में और इस स्कूल के प्राचार्य अमिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ये स्कूल लगातार अभिनव पहल कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत कम समय में इस स्कूल ने खैरागढ़ में एक अलग आयाम स्थापित कर लिया है। शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के भी सैकड़ों बच्चे इस स्कूल में अध्ययनरत हैं और नई नई गतिविधियाँ यहाँ एक्टिविटी इस स्कूल में होती है, और बच्चों के भविष्य को लेके लगातार वहाँ पे नई नई योजना को लेके काम हो रहा है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर रोपड़ से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक वीडियो जारी कर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए शख्स को गलत बता रहे हैं। आपको बता दें कि कहा कि फोन पर धमकी देने वाला शख्स पंजाबी में बात कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो महाराष्ट्र का है
और जो पंजाबी के शब्दों और उच्चारण का उच्चारण नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने भगवंत मान सरकार द्वारा गलत लोगों को गिरफ्तार कर पंजाब में हो रही घटनाओं पर पर्दाफाश करने का काम किया है और प्रकाश डालने का काम किया है और जो कार्रवाई पंजाब पुलिस की तरफ से की जा रही है उसको गलत बताया है। आपको बता दें कि मोगा के कोटकापुर बाईपास के पास एक टेम्पो ट्रैवलर और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर हुई है। श्रद्धालुओं से भरा था ये टेम्पो ट्रैवलर। 8 के करीब श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। पाथेगढ़ साहिब और दमदमा साहिब की यात्रा पर निकले हुए थे श्रद्धालु। जख्मियों को मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमदमा साहिब से वापस नावे शहर की ओर जा रहे थे श्रद्धालु। मोगा से देर शाम कोटा कपूरा बाईपास पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे थे जहां पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्राली गलत साइड से आ रहे थे जिसके बाद टकराने से यह सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे का शिकार हुए लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए पुलिस की तरफ से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वो मौके पर पहुंचे और वहीं इस हादसे में 4-5 लोग जख्मी हुए हैं। ट्रैक्टर ਦਾ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ 4-5 ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਧਰ ਪੋਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ। ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਝਢੀਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਮੱਲੂ ਪੋਤੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ। खबर कुरुक्षेत्र से जहां पर 7 से 8 साल की एक लावारिस डरी है, सहमी हुई है। आपको बता दें कि सहमी लड़की देर रात सड़क पर नंगे पैर दौड़ती हुई नजर आई। वाहनों के तेज आवाजाही के बीच कहीं लड़की किसी वाहन की चपेट में ना आ जाए, इसको देखते हुए सेक्टर 13 के स्थानीय निवासी गगनदीप सिंह ने लड़की को पकड़ा और डायल 112 को सूचित किया। लड़की से बातचीत करने पर लड़की ने किसी को कोई नाम नहीं बताया है। गुरप्रीत सिंह ने जानकारी दी कि 10 दिन पहले भी ये लड़की सड़कों पर ऐसे ही घूम रही थी। उस समय इसने ये भी बताया था कि उसके पापा उसे मारते पीटते हैं। उस समय भी ये लड़की डरी और सहमी हुई थी और पुलिस प्रशासन को उस समय भी सूचित किया गया था। जैसा कि बताया जा रहा है कि इस लड़की को उसके पिता मारते पीटते हैं। अगर पता चलता है कि तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और पुलिस प्रशासन की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।